सम्मानित नेता और जनपद कानपुर देहात के पूर्व अध्यक्ष रहे, समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता आदरणीय वीर सेन यादव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय तुलाराम कमल जी, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय अमर सिंह पाल जी, जिले के सम्मानित महासचिव आदरणीय पवन कटियार जी, समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक आपके बीच में संघर्ष करने वाले यहाँ से जिला पंचायत रहे भाई रघुवीर विद्यार्थी जी, भाई नौशाद जी, आदरणीय कुशवाहा जी, जिला पंचायत सदस्य भाई शैलेश सोनकर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित रनिया के चेयरमैन भाई राम किशोर दिवाकर जी, सुरेश सक्सेना जी, इस कार्यक्रम के आयोजक हर्ष त्रिवेदी जी, उनकी टीम के सभी साथीगण, आदरणीय राम अवतार पाल जी, इस गांव के सम्मानित प्रधान भाई जसवंत कुशवाहा जी की तरफ से लगभग 90-91 में यहाँ मैं कर चुका हूँ। मैं इस गांव के लोगों को, राम अवतार जी को, उनके सभी टीम के साथियों को हमने दूरी की परवाह न करके पार्टी के हित में, समाज के हित में 3 मीटिंगें उधर लगी हैं। अगर वहां मीटिंगें न लगी होती तो जितेंद्र दोहरे जी के बेटे का तिलक है, हम लोग उठावा जाते हैं, लेकिन पार्टी के नेता ने निर्देश दिया है उन मीटिंगों में रहना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं संचालक भाई राम नरेश जी, ये सबसे पहले इन्होंने ही मंथन दिया था, हर्ष त्रिवेदी बता दिया, इन्होंने ही बात तुम्हें आना है क्यों भाई, राम नरेश जी ने कहा, हमने कहा जरूर आएंगे। मैं इस गांव के लोगों को विगत चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बड़े पैमाने पर वोट करके इस पोलिंग को जिताने का काम किया है, उन सभी जाबाज समाजवादी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और आज कोई लंबी चौड़ी बात करने का अवसर नहीं है। ये जागरूक गांव है, ये जो क्षेत्र है ये स्वर्गीय रामस्वरूप वर्मा जी का क्षेत्र है। यहाँ कम से कम पीटीए के बारे में, बाबा साहब के बारे में, संतों गुरुओं महात्माओं के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में हमें लगता है अगर ये क्षेत्र जागरूक नहीं है तो कानपुर देहात का कोई भी क्षेत्र जागरूक। उसी बात को जो रामस्वरूप वर्मा करना चाहते थे, जो डॉक्टर रैया ने बताया था, उस काम को अगर उनके बाद अगर बड़े पैमाने पर किसी नेता ने वो मूवमेंट था, जानते हो क्या मूवमेंट था? वो मूवमेंट बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट था, वो लोहिया का मूवमेंट था। लोहिया जी ने क्या कहा, 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, 100 में 90 शोषित भाग हमारा है। उस बात को लोहिया जी के बाद अगर खुद करके उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में धरती पर उतारने का काम किसी ने किया तो मानवर काम से हम शामिल किए। और उस मूवमेंट को जब बहन जी ने अपने हित में, अपने को बचाने के लिए जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कुचलने की कोशिश की जा रही थी, उस समय हमारी नेता बहन कुमारी मायावती मौन हो गई।
उन्हें खुद करके अपने को बचाने के बजाय बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। उस समय वो अपने बचाने में लग गई। और जो अपने को बचाएगा वो क्या संविधान को बचा पाएगा? उस समय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल करके इंडिया गठबंधन को बड़े पैमाने पर ताकत देकर तानाशाही सरकार को, सांप्रदायिक ताकतों को जो 400 पार का नारा देकर संविधान को चलने बदलने की खुलेआम ऐलान कर रहे थे, उनको 240 में रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव। अगर 400 पार हो गया होगा तो जानते हो संविधान तो अभी बदलने का खतरा टला नहीं है। अभी उन्होंने मुखंड में किस तरह से कुंभ का कितना बड़ा प्रचार करने का काम किया, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए धर्म संसद से मोहर लगवाने की जो योजना थी, हम लगता है प्रकृति भी उनसे नाराज है। और उस मची भगदड़ में हजारों लोग मारे गए हैं। मीडिया पूरी तरह से उन लोगों को छुपाने का काम कर रहा है। और वहां पर बागेश्वर में ऐसे लोग कह रहे हैं ये तो मोक्ष प्राप्त कर लिए हैं। तो एक शंकराचार्य कह तो रहे अगर ये मोक्ष प्राप्त कराने के लिए आओ, इसको लिया गया, इसको भी मोक्ष प्राप्त कराने। साथियों, हम कह रहे हैं ये समाज कब सुधरेगा? 10 सालों में जिस तरह से गुजरात के 2 पूंजीपतियों ने यहाँ के बड़े बड़े सपने दिखाए, हम गुजरात मॉडल बना देंगे। गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात में अगर यहाँ के लोग जाते हैं तो काहे में नौकरी करते हैं? फैक्ट्रियों में, प्राइवेट फैक्ट्रियों में नौकरी करने जाते हैं। वहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करने जाते हैं। और जो गुजरात मॉडल अब लोग समझे न समझे, हमारा जैसा आदमी समझता है, वास्तव में पूरे देश को गुजरात मॉडल बनाते हैं। रेलवे जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला विभाग था उसको अडानी को दे दिया। एयर इंडिया एयरपोर्ट बेच दिए, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, BSNL बेच दिया। पूरे देश की आने फैक्ट्रियां जो करोड़ों नौकरियां देते थे सब बेच दिया। और दुर्भाग्य देश के लोगों का कि बाबा साहब ने कुछ दिया और यहाँ के लोगों ने कुछ समझा। बाबा साहब ने जानते हो क्या? 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपने के बाद सबसे ज्यादा प्रसन्न नजर आए थे। क्यों नजर आए थे प्रसन्न? उनका रसोइया कहता है कि पूरी जिंदगी हमने बाबा साहब को इतना प्रसन्न। क्यों भाई बाबा साहब प्रसन्न थे? जिस दिन बाबा साहब ने आजादी के बाद तथाकथित कांग्रेस और उनके सभी नेताओं के बीच में संघर्ष करके जिस दिन उन्होंने रानी और महारानी के वोट की कीमत बराबर की थी, सबको एक वोट का अधिकार बराबर दिलाने का काम किया था, उस दिन बाबा साहब सबसे प्रसन्न हुए। बाबा साहब ने कहा कि हमने एक वोट का अधिकार देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का, और जिनमें हिम्मत हौसला होगी, चाहत होगी, वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बन जाएंगे। इतना बड़ा अधिकार कि भारत की धरती में किसी भी जात धर्म का आदमी, स्त्री हो या पुरुष हो, वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन सकता है। इतना बड़ा अधिकार धरती पर न द्वापर में मिला, न त्रेता में मिला, न सतयुग में मिला, जो अधिकार बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को दिया। बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा आज के बाद भारत के लोकतंत्र में हमने
तुम्हें केवल वोट का अधिकार देकर प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार नहीं दिया। आज के बाद भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। क्या बना दिया? बराबर का हिस्सेदार बना दिया। लेकिन दुर्भाग्य है, इन 76 सालों में कोई नेता, किसी दल का नेता उस अधिकार को, जो बाबा साहब ने इतना बड़ा अधिकार दिया कि भारत की धन और धरती का हिस्सेदार बना दिया, लोग आज भी उदयपुर वाले समझते हैं कि हमारा गांव वाला मकान हमारे नाम है, हमारे पापा के नाम जो जमीन हुआ हमारा, बाकी सब सरकारी। यह सब सरकारी है, तो चाहे बंद सब क्या भाई, गांव में नाली बन रही है तो सरकारी है, तो चाहे पूरा डाल टोकते नहीं टोकते। तुम्हारे गांव के बाहर ये गई है बिजली, एवं बड़ा ईटा बांध के कटिया फेंको, पूरी लाइन ध्वस्त हो जाए, कोई गांव वाला नहीं रोकेगा। काई पानी सरकारी कौन माना? काश इस देश के लोगों को पता होता कि जो अंबानी अडानी ने पूरे देश की संपत्ति बेचने का काम किया है, वो हमारे खून पसीने के पुरखों के संघर्ष का परिणाम, उसमें मेरा हिस्सा है। तो क्रांति हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? लेकिन नहीं हुई। तो मैं तो रामचरित मानस से नहीं फुर्सत था। कौन खोए हमें कहानी, चेरी छाप होई बेरा ने कौन खोए हमें कहानी। तुम बात हमें तो कोई हानि नहीं, हमें तो लगता है हमें हानि आनी हुई, कोई फायदा। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमने वोट के माध्यम से तुम्हें 3 आजादी दे दी है। कौन सी 3 आजादी? एक तो राजनीतिक आजादी दे दी कि कोई भी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर धार्मिक आजादी दे दी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सभी अपनी अपनी जिस तरह से पूजा अर्चना कर पाएंगे, ये धार्मिक आजादी है। और जो बड़ा छुआछूत था तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बना करके इस लोकतंत्र में बड़े पैमाने पर भाईचारा बना, जिसके कारण सामाजिक आजादी मिली। ये बैठते रहेगा इसी से बैठे और सटे सटे क्या भाई, यही उदयपुर था। जब दलित समाज का आदमी कुएं में चढ़े तो बैकवर्ड नीचे, और जब बैकवर्ड ऊपर चढ़े तो वो नीचे। क्या होता नहीं था क्या भाई? जो प्रजापति का गरीब बनाकर तुम्हें दे दे, फूंक लगा कर जोड़ कर और ठोक कर तुम्हें दे दे, जब तुम पानी बन रहे हो तो वो फिर छू ले तो पानी को छू गई। क्या भाई नहीं था? हाँ, तो ये सामाजिक बराबरी दे दी कि नहीं दी? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? जब उन्होंने कहा धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया, तो बाबा साहब ने कहा 3 आजादी से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा जब तक तुम्हें आर्थिक आजादी न मिले तब तक ये 3 आजादी बेकार है। जब तक भारत में होने वाली समस्त घरेलू आय में जब तक भारत के प्रत्येक आदमी को हिस्सा न मिले तब तक ये 3 आजादी बेकार है। इस चौथी आजादी के लिए तुम्हें इस देश में एक और आजादी की जंग लड़नी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। कितने लोगों को पता है? वो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और पूरे देश की संपत्तियां अडानी अंबानी के हाथ आ गई। 25 पूंजीपतियों को 20 लाख करोड़ रुपए मोदी ने तुम्हारी गाड़ी कमाई का बैंकों में जमा धन माफ कर दिया। लेकिन पूरे देश के 1 लाख किसानों का कर्जा हो गया जैसा 1 लाख करोड़, उसको माफ करने का काम वो तो मैं बधाई देना चाहता हूँ पश्चिम के किसानों को, पंजाब के किसानों को जो कल भी लड़ रहे थे आज भी लड़ रहे हैं। अगर राहुल गांधी अखिलेश यादव सड़क तक ना लड़ते तो जो 3 काले कानून बने थे, जो बिघा दिवाया पर तुम बैठे बैठे हो रहे हैं, ये सब जमीन भी अडानी अंबानी के नाम हो जाती।
तो ना तो संविधान का खतरा चला है, ना तुम्हारी जमीन पे खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि पूरे देश में अडानी अंबानी के वेयर हाउस बन चुके थे पहले। जैसे हम आज की तारीख में जब से अडानी अंबानी के गोडाउन कश्मीर और जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बन गए, तब से सेव 150 से नीचे आने का नाम। जिस दिन ये खेत में लालच में वो 3 कानूनों को तहत दे दिया, आपको बताओ हमारी पार्लियामेंट में घाटमपुर है, वहां डिफेंस कॉरिडोर बना है, डिफेंस कॉरिडोर बना है, सैकड़ों एकड़ जमीन उखाड़ दी गई है। उस जमीन का मुआवजा जो हम लोग थे 9 से 14 की गवर्नमेंट में थे, कांग्रेस पार्टी ने भूमि सुधार में वो क्लास जोड़ दिया कि पहले तो 90% किसान की रजामंदी होगी, तब कोई जमीन सरकार ले पाएगी। उसमें भी उस जमीन में जो कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा उसमें उसके परिवार को एक तो नौकरी मिलेगी और मौजूदा सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा मिलेगा। पहले तुम्हारी जमीन ले ली जाती थी, सड़क में कोई मुआवजा। ये कानून किसने बनाया था? इसी कानून को खत्म करके अडानी अंबानी को देने की योजना थी, जिसके लिए सड़क से संघर्ष हुआ। तो डिफेंस कॉरिडोर जो जमीन ली गई है वो 14 से 16 लाख रुपए बीघे का मुआवजा किसानों को तो मिल गया। कितना मिला? किसी को 14,000, किसी को 16,000 लाख बीघे। लेकिन वो जमीन जो अडानी को दी गई है वो 1 रुपया बीघे के हिसाब से 100 साल के लिए लीज पर दे दी गई। किसान को 14-16 लाख सरकारी खजाने से पैसा दिया गया और अडानी को 1 रुपया बीघे के हिसाब से 100 साल के लिए फ्री में जमीन दे दी। और अडानी उस जमीन को प्राइवेट डिफेंस की फैक्ट्रियां लगाएंगे सामान बनाने के लिए 30,000 रुपए गज बेच रहा है। कितने बेच रहा है? 30,000 रुपए गज, जो 1 रुपया बीघे 100 साल के लिए लीज पर दिया है मोदी ने, उसको 30,000 रुपए गज बेच रहा है। इस तरह से तुम्हारी संपत्ति पे लूट मची है। लेकिन हम हिंदू मुस्लिम में पड़े हैं, मंदिर मस्जिद में पड़े हैं। अगर कोई वायदे सपा का सरकार रही तो यादव के अलावा कोई को फायदा हो तो बताओ। जो बीजेपी वाले कहें सही से ध्यान तो सही है। हम कह रहे हैं कि यादव खा पी रहा है, दौड़ लगा रहा है, सड़क पर सबसे ज्यादा दौड़ भर्ती के लिए, डिफेंस में भर्ती के लिए मेहनत करता हुआ कोई लड़का मिलेगा तो कौन मिलेगा? क्यों भाई? वो मिलेगा तो वो खड़ा हो जाएगा, वो ही नहीं। क्यों भाई? है? तुम धनगर, हमारे अमर सिंह कह रहे थे धनगर सर्टिफिकेट से अब दलितों में भी इतना कंपटीशन है, पहले तो है ही नहीं भाई, कोई नौकरी है नहीं। अगर नौकरी मिल भी जाए, नौकरी हो भी तो दलित समाज का भी आज यूपीएससी में टॉप कर रहा है और उसको SC/ST आरक्षण में डाल रहा है, तो टॉप कर रहा है सामान को भी। पहले तो नौकरियां नहीं है और जो नौकरियां बची हैं उनमें भयंकर कंपटीशन है तुम्हारे सर्टिफिकेट के लिए। नौकरी थोड़ी नहीं, ये सर्टिफिकेट चुनाव लड़ने के लिए है और चुनाव लड़ने के लिए भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? चुनाव लड़ने के लिए धनगर सर्टिफिकेट हम पूछते हैं। पहले तो तुम्हारी बिरादरी एक्सेप्ट करा कि तुम दलित हो। सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हारा बिरादरी खुद एक्सेप्ट करा कि हमारी बिरादरी के मामले में घाटपुर में हमने लड़ाया तो पसंद तो कुर्मी बिरादरी होशियार लोग हम समझ गए जो अपने तो है तो वोट नहीं देने।
ये पर दिया बिना को वो वोट करते। हाँ गया जी वर्ष नहीं आए। समझे? पहले तो तुम एक्सेप्ट करो, फिर बाकी दलित समाज के लोग एक्सेप्ट करें, फिर तुम्हारी पार्टी एक्सेप्ट करे, और पार्टी में भी तुम कंपटीशन में जो तुलाराम जी और सैनिक सोनकर के मुकाबले खड़े तब से मिलेगी सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट से तुम्हें लड़ने को मिलेंगे। तो मैं ये इसलिए बात बता रहा हूं कि अगर संविधान ना बचेगा तो कुछ बचने वाला नहीं है। ये बात किसी को दिखाई पड़ रही थी नहीं पड़ रही थी। सबसे पहली रैली पीटीए की, सबसे पहली संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारैली अगर कहीं देश में हुई है तो तुम्हारे अकबर पार्लियामेंट में अकबर वो हमें खतरा पहले से क्यों दिख रहा था? जब बसपा का गवर्नमेंट थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब भी रचना संविधान बीजेपी ने बना कर रखा था। हम लोगों ने हर जिले को बड़े बड़े धरना प्रदर्शन करने का काम किए थे। तो हमें तो पता है संविधान, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, कानून कितना अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान बेकार। ये जो मौजूदा समय में बैठे हैं इनकी नीयत नहीं ठीक है। इस समय सबसे पहला काम है वो मानवर कांशीराम साहब जो करना चाहते थे, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो देश लेके इंडिया गठबंधन लड़ना है। और अगर सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश में कोई ताकत देने लायक, कोई मुंहतोड़ जवाब देने लायक है तो उस संगठन का नाम समाजवादी पार्टी, उस नेता का नाम अखिलेश यादव। इसलिए संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, अपना आरक्षण बचाने के लिए, जो दलितों पिछड़ों के लिए और सर्वहारा वर्ग के लोगों में कोई संविधान बदला जाएगा तो पंडित जी को कुछ मिलने वाला नहीं है। घंटे बजाओगे नहीं बात कुछ। अगर आरक्षण खत्म हो गया तो 26 नवंबर 1950 से पूछ लो कितने पंडित जी रहा प्रधान हो रहा है क्यों? अगर बाबा साहब अम्बेडकर न पैदा होते तो इंदिरा जी प्रथम महिला प्रधानमंत्री कभी जिंदगी में बन नहीं सकती थी। और अगर बाबा साहब नहीं पैदा होता तो गलरिया की बार MP एक बार MLA को जिंदगी में प्रधानमंत्री। तो आज जरूरत उस बात की नहीं है। बड़े दुश्मन को हराने के लिए हमें गांव की पंचायत वाली लड़ाई भूल करके, नाली खरंजा चक्रों मेल की लड़ाई भूल करके, तुम्हारे आन को, तुम्हारे शान को, तुम्हारे संविधान को बचाने के लिए सबको भाईचारा पैदा करके, एकजुट होकर के आने वाला जब भी चुनाव आ जाए, अगर वही पार्लियामेंट में जाए तो पता लगे पार्लियामेंट पहले, जब भी चुनाव आवे तो ऐसे सांप को दूध पिलाने का काम न करो जो तुम्हारे समाज के नाम पर अगर वोट तो ले ले, लेकिन जब तुम्हारे सम्मान सम्मान की लड़ाई का नंबर आवे, संविधान बदलने का नंबर आवे तो कर सकता। इसलिए ये चुनाव न बचने का चुनाव है न डरने का चुनाव है। ये चुनाव दलित पिछड़े अकेलियत आदि आबादी और सर्वहारा वर्ग के लोगों से मिलकर के पीडीए को ताकत देकर माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की आवश्यकता है। इसलिए मीटिंग बुलाने का काम किया। इसलिए मार्च निवेदन कोई बदलाने नहीं आए। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, और साहब मीडिया हमारी बात छाप नहीं रही, सारे संवैधानिक संस्थाओं में आरएसएस के लोग बैठ गए हैं, हजारों लोगों में मारे गए, एक भी इतनी बड़ी खबर आई कि भाई सब दबा बैठे। इसलिए गांव गांव जाइए,
दलितों को, पिछड़ों को, अकेलियत के लोगों को, सरकारा बनते लोगों को सतर्क करिए, सजग करिए, उन्हें आने वाले खतरे से होशमंद करिए। तो ये बात मैं इसलिए तुम्हें गला फाड़ के नहीं कर रहा हूँ कि तुम उस पल्लवधार कहानी सुनो और तुम पर झंझा बने खड़ा चले जाओ। अब हाट में, बाजार में, चौपाल में, खेत में, खलिहान में, शमशान में, बारात में चर्चा करोगे ये जालिम सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है। इसको हम हरगिज़ बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। गांव की लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई वो है जिसमें करोड़ों के कुर्बान हुए हैं। मोहन भागवत क्या कहते हैं? कहते हैं आजादी वो 1947 वाली आजादी थोड़ी है। जौने दिन राम मंदिर बना है उसी दिन आजादी मिली है। ये तो करोड़ों हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी कुर्बानी को निकाल रहे हैं। ये तो संविधान को मान ही नहीं रहे। और कोई कह रहा है 14 में जब मोदी आए तब देश आता है। और ये जो 5 किलो राशन वाला है उसको बताइए, 9 से 14 में हम एमपी थे, यूपीए की पूरी गवर्नमेंट थी। 2013 में अगर खाद्य सुरक्षा अधिनियम वोट देख लो मतदान के हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, फूड सिक्योरिटी बिल, फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में किसी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस और उसमें समाजवादी पार्टी शामिल थी। तो ये किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया। ये 5 किलो राशन कोई फ्री उनकी मोदी की खैरात नहीं है, ये आपका अधिकार है। इसको अधिकार समझ के खाने की जरूरत है। 5 किलो 10 किलो मिलने लगे, 1 किलो दूध मिलने लगे, महीना में 1 किलो देसी के फटकी मोड़ लगा कर डालने वाला मिले। एक आराम से खाओ, इसके बदले वोट देने की जरूरत है। क्या समझ के? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने आज के बाद तुम्हें धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। तो ये आपका क्या हुआ? हिस्सा हुआ। कितना भी दे सरकारें, ये तुम्हारा अधिकार है, किसी की कृपा और ठीक नहीं है, बाबा साहब की देन है। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ, फिर कभी बात करेंगे। हम इतना ही कह रहे हैं कि हम तो आपके बीच के हैं। कोई नेता मिले न मिले, अगर हमारा मोबाइल नंबर मिलाओगे तो 24 घंटे खुला मिलेगा। हफ्ता में 1-2 दिन तुम्हारी माथी मुख्यालय में बैठ के एसपीडीएम की कोई समस्या हो उसको भी हल कराऊंगा। और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम हमारे साथ इसलिए आपसे निवेदन है कि आज के बाद फैल जाइए। ये पीडीए मीटिंगें इसीलिए लग रही हैं, तुम्हें सजग करने के लिए, सतर्क करने के लिए, आने वाले खतरे को बताने के लिए। आप सब दलितों में, पिछड़ों में ये कोई शिकायत न करें कि भैया ये तो बस पाइया, ये तो मुंह ही नहीं सकते। हमारे सुभाष, हमारे संखवार पीछे बैठे हम लोग, समझे सुभाष भाई जी का। ये दलित और पिछड़े ये सब इकट्ठे हो जाओ और हर द्विवेदी जैसे लोग जिन्हें लोकतंत्र पर संविधान विश्वास है, वो सब इकट्ठे होकर के आने वाले समय में इन सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने के लिए इंडिया गठबंधन और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को बड़ी ताकत देने का आह्वान करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।